योगी के वेश में जो हैं वो अगर बुलडोजर बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं तो फिर योगी और बुलडोजर दो अलग अलग ध्रुव हैं, क्या ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं? बहुत बड़े सवालों के साथ और कई सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। और कल 25 तारीख एक लंबे अंतराल के बाद, एक 15 दिनों के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री, कार्यकारी मुख्यमंत्री अभी हैं, सीएम खुद यानी योगी आदित्यनाथ खुद हैं, लेकिन 15 दिन का इंतजार क्यों? और इन 15 दिनों में सबसे बड़ी बात कि होली के समय जिस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, जिस कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में होती थी उससे इतर उसी कानून व्यवस्था को धता बताती हुई अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपसे हमारे जितने भी साथी वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ चुका है उनसे आपका परिचय करवाऊं और साथ में आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी सुरेंद्र दुबे जी। सुरेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी सीनियर जर्नलिस्ट जेपी सिंह साहब। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी, और अब भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान पश्चिम से लेकर पूरब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके आए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे देशबंधु और डीवी लाइव के एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी का शायद, हाँ अमलेंदु जी हैं, तो आप चारों का स्वागत है। थोड़ी देर बाद हमारे एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका एक बार स्वागत करता हूं फिर से और इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, और जो नहीं जुड़े हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, उनका भी आप सबका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं और सीधा अमलेंदु उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। अमलेंदु जी, बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ दोनों, क्या योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के पर्याय या बुलडोजर जो है आदित्यनाथ का पर्याय बन चुका है? इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा, जवाब चाहूंगा। और साथ में कल जब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं, उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे आप तमाम साथियों से। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले ही योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जो एक संसदीय प्रणाली है उस आधार पर बता रहा हूं कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, जबकि उनके नाम पर ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ी थी कि ये आएंगे तो योगी ही, मोदी जी खुद कहते थे। और योगी आदित्यनाथ ने अपना उद्बोधन दे दिया है। लखनऊ में ये सब कुछ चल रहा है। सुरेंद्र दुबे जी और अच्छे से बताएंगे थोड़ी देर बाद जब उनके पास हम आएंगे। और साथ साथ अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को, योगी जी को, उनकी टीम को संबोधित कर रहे हैं। चलिए, ये एक सूचना थी, लेकिन सूचना से इतर जिस सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास में आ रहा था, उसी सवाल से शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या एक पर्याय के रूप में हम देखें योगी और बुलडोजर को? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि बुलडोजर पे अब योगी जी का कॉपीराइट नहीं रहा है, और योगी जी के बुलडोजर को जो बड़ी तगड़ी चुनौती अब शिवराज सिंह चौहान ने देना शुरू कर दिया है। वहां भी बुलडोजर चला है अब मध्य प्रदेश में। तो योगी जी अगर ये सोचते हैं कि बुलडोजर पे योगी जी का कॉपीराइट है तो योगी जी को भूल जाना चाहिए। योगी जी के भगवा वस्त्र जो उस पर हालांकि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योगी जी महंत हैं और हिंदू धर्म के बड़े महंत हैं, लेकिन उनको जो है वो चुनौती जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देते रहे। कभी भगवा वस्त्र पहन के बनारस में घूम रहे हैं, कभी प्रयागराज में घूम रहे हैं, इस तरह की तमाम सारी चीजें होती रही। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने साबित किया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी का 56 इंच का सीना है तो योगी आदित्यनाथ का है 56 इंच का सीना। कि तमाम किंतु परंतु और उठापटक और इतने लंबे समय इंतजार के बाद आखिरकार वो जो है दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
तो योगी जी को इस बात के लिए बधाई बनती है कि जहां 56 इंच के सीने के सामने जो है किसी की चे मैमे नहीं होती है, किसी की चू नहीं होती है, वहां योगी जी ने एक तगड़ी चुनौती देकर के फिर से उत्तर प्रदेश की कुर्सी जो हासिल की है। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो कार्यकाल होगा योगी जी का, अभी ये नहीं कह सकते 5 साल होगा कि नहीं होगा पूरा, लेकिन जो होगा मुझे लगता है कि ये पिछले कार्यकाल की अपेक्षा शायद थोड़ा ढीला कार्यकाल उनका होगा। और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, बताया जा रहा है शायद केशव प्रसाद मौर्य भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये सब चीजें जिस तरह की सामने आ रही है तो उससे ये साफ जाहिर लग रहा है कि अब योगी जी की हनक जैसे पिछले कार्यकाल में थी वो शायद हो सकता है इसमें नहीं आई हो। ये इसलिए हो सकता है, मुझे जो लगता है कि योगी जी भी इस बात को जानते हैं कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आई है वो साफ सुथरी सरकार और साफ सुथरे तरीके से नहीं आई है, और इसमें केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी वजह से दोबारा सरकार जो है वो सत्ता में, मतलब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लौट करके आई है। ये शायद है, इसीलिए योगी जी भी थोड़ा मुझे लगता है कि नरम पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपना 56 इंच का सीना भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाया है और उनके बुलडोजर को चुनौती मिलना जो शुरू हो गई है। और जैसा आपने बताया, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी किस तरीके से जो है होली के बाद, और होली के बाद क्या मतलब 10 मार्च के बाद से ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी एकदम से आई है और देखने को मिल रहा है, तो वो जो चुनाव के दौरान सब दावे और वादे किए गए थे, कानून व्यवस्था दुरुस्त है और 16 साल की लड़की जो है स्कूटी पर रात को घूम सकती है गहने पहन करके, वो सारी चीजें जो है वो एक बार फिर जो है वो पोल खुल गई है। तो अब ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आत्मालोचना करनी होगी कि आपने काट की हांडी आपकी दूसरी बार चढ़ी है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है काट की हांडी दूसरी बार चढ़ना, लेकिन वो काट, अब कहावत थी, किसी ने अपने एक बार कहा भी था कि भाई हांडी जो एक बार चढ़ा करती है लेकिन हांडी जो बदली जा सकती है, तो यहाँ तो लेकिन बदली नहीं है हांडी, जो हांडी वही चढ़ी है, काट की हांडी दोबारा चढ़ी है फिर से। तो लेकिन अगर दोबारा चढ़ी है तो उसमें ज्यादा छेद ना हो पाए, हांडी जो लंबे समय तक चलती रहे, चली रहे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को और उनकी सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा तो अंतर करना होगा। बहरहाल चूंकि अभी शुरुआत है तो योगी जी को बधाई और बनती है, शुभकामनाएं भी बनती हैं कि वो अच्छे से उत्तर प्रदेश को चलाएं और जो संवैधानिक जिम्मेदारियां उनको मिली हैं, संवैधानिक उनके दायित्व हैं, उनको पूरा करें और राजद्वेष से ऊपर उठ करके जो भी उनको काम मिला है और जनता ने उनको जनादेश दिया है या नहीं दिया उस बारे में मैं नहीं जाऊंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो ईवीएम से निकला है वो जनादेश ही है, संवैधानिक तौर पर जनादेश उनको मिला है। तो उस जनादेश का सम्मान करते हुए और अटल जी की बात को ध्यान में रखते हुए कि राजधर्म का पालन करेंगे पूरे 5 साल, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ राजीव जी। आज धर्म का पालन करेंगे पूरे 5 साल, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन जेपी सिंह साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि बुलडोजर और बुलडोजर के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ा गया। 2-3 बातें जो बीजेपी के लोग अभी भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था वाला जो हमारा दांव था वो सही पटरी पर बैठ गया चुनाव के समय। दूसरा, ये बुलडोजर का डर दिखा दिखा करके हमने गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में हम लोगों ने एक ये मैसेज पहुंचा दिया कि अगर यहां पर सब कुछ ठीक पाना चाहते हैं आप तो योगी जी को वोट दो, और बुलडोजर के डर से तो बड़े बड़े माफिया जो हैं वो इस प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं, या अगर हैं तो वो जमींदोज कर दिए गए हैं। तीसरी बात यहां पर जो आई वो ये थी कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि लड़कियां स्कूटर पर घूम सकती हैं, स्कूटी पर घूम सकती हैं रात को। ये ऐसी ऐसी बातें तो आती रहीं, लेकिन अब चूंकि आप प्रयागराज में बैठे हैं, इसलिए भी सिंह साहब होली के दिन की घटना को हम याद कर रहे हैं। उस घटना के बारे में चर्चा कम हुई है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए थी। उसका जिक्र आप करेंगे, आपने पिछले दिनों कार्यक्रम में एक आध बार जिक्र किया भी था। आज मैं चाहता हूं कि उस घटना का जिक्र भी यहां हो, और साथ में एक पर्याय के रूप में योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, और खासकर बुलडोजर बनाम योगी आदित्यनाथ अगर देखें या बुलडोजर बनाम योगी देखें तो कहां किसको पाते हैं, और अगला 5 साल कैसा देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? जेपी सिंह साहब। देखिए, मेरे विचार से योगी जी ने अमित शाह और मोदी जी पर बुलडोजर चला दिया। चुनाव के पहले सारे क्रिटिक्स
सारे चैनल पर, चाहे गोदी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, एक बात जरूर है कि या तो योगी को ये जीतने नहीं देंगे, और अगर जीत भी गए तो मुख्यमंत्री योगी नहीं बनेंगे। इसके उलट योगी जी चुने गए हैं आज मुख्यमंत्री पद के दावेदार या प्रत्याशी, लेकिन योगी जी का बॉडी लैंग्वेज पिछले एक हफ्ते से और मोहन भागवत जी से मिलने के बाद लगातार इस बात का द्योतक रहा है कि योगी जी चढ़ करके आ रहे हैं, वहां इफ एंड बट कुछ नहीं है। उनके अनुसार जो है वो शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। वो जो है दिल्ली जाकर के उन्होंने सबको इनवाइट किया। पहले हो रहा था ना कि चाहे जो भी हो जाए योगी जी को ये बनने नहीं देंगे, और योगी जी बन रहे हैं। और योगी जी का अभी 6 बजे जब चुनाव उनका चयन हुआ, और उसमें कई जगह जो है हमने न्यूज में देखा कि योगी जी इतना चढ़ करके बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे थे, और अमित शाह जो है म्याऊ बन के जो है मेहुआ बन के जो है भोजपुरी में कहा जाता है कि मेहुआ बन के बगल में खड़े थे, और बाकी लोग भी जो और थे उनके भी चेहरे पर जो है रौनक जो है गायब थी। तो इसलिए योगी का ये कार्यकाल, और चाहे जो भी हो, लेकिन मोदी और शाह पर भारी पड़ने वाला है। और मोहन भागवत को लेके जो अटकलें लग रही थी, मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही थी कि मोहन भागवत उनसे मिलने आए थे, वो नागपुर नहीं गए थे मिलने के लिए। इसलिए वो जो है मोहन भागवत, और बल्कि ये भी है कि जो पिछले जून से जो है योगी जी जो उत्तर प्रदेश में बने हुए थे, उसमें आरएसएस का बहुत तगड़ा समर्थन उनको था। नहीं होता तो ये लोग जब दिए होते उनको। इसलिए योगी जी का ये कार्यकाल मोदी जी और शाह जी पर भारी पड़ने वाला है, ऐसा जो है मेरा मानना है। और बाकी कानून व्यवस्था, या योगी जी ने तो अपने भाषण में यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश आया है। जिस समय विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान लगातार चैलेंज दे रहा था कि क्या निवेश आया है बताएं, तो योगी जी एक भी निवेश को योगी जी की मीटिंग में नहीं बताया गया कि जो है उत्तर प्रदेश में क्या निवेश आया है। आज उन्होंने कहा योगी जी निवेश आया है, मोदी जी के निर्देशन में हमने उत्तर प्रदेश को यहां बढ़ाया है। इतनी बार उन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि उससे भी संदेह पैदा होता है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं है कि अगर योगी जी को बनाया जा रहा है तो योगी जी बार बार मोदी जी को धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए, ताकि ये संदेश जाए कि कोई भीतर मतभेद या मनभेद नहीं है। ये पूरी तरह से मतभेद और मनभेद का जो है द्योतक है, और जो न्यूज फॉर न्यूजमैन को होती है उसके अनुसार है कि ये कहीं ना कहीं भीतर बहुत तगड़ी आग जो है धधक रही है, जो 2024 के पहले भी फूट सकती है, 2024 के बाद भी फूट सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन और भी चर्चा करना चाहूंगा आपसे, आऊंगा आपके पास। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी लखनऊ में बैठे हुए हैं आप, और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं जिस समय योगी आदित्यनाथ चुने जा चुके हैं विधायक दल के नेता, और कल शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि 11 राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, और कई सारे उद्योगपति भी उपस्थित रहेंगे कल जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। लेकिन उससे इतर जब राज की बात हो रही है, योगी राज की बात हो रही है, योगी 2.0 की बात हो रही है, वैसे में उत्तर प्रदेश को आप किस दिशा में देख रहे हैं? बातें बहुत हो रही हैं कानून व्यवस्था से लेकर बुलडोजर तक, और कानून व्यवस्था का मतलब बुलडोजर, और बुलडोजर का मतलब योगी आदित्यनाथ, ये कहा जाने लगा है उत्तर प्रदेश में। आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं सुरेंद्र दुबे जी? देखिए, बुलडोजर और योगी दो शब्द जो है विरोध। योगी क्षमता के पास कोई अस्त्र नहीं होता, दिव्यास्त्र श्रोता होगा, मंत्र का श्रोता होगा, और जो बुलडोजर है वो एक दूसरे ढंग की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो नाम बाबा की सहमत से ही चला, कोई ऐसा नहीं कि अमित शाह ने कहा होगा कि इनको बुलडोजर बाबा इनका स्टेटस गिर जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा है। आप 14 दिन 15 दिन हो गए जो कवायद हुई, तो इसको कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोर्स। वह पहले से तय था, 10 तारीख को जब रिजल्ट आ गया कि यही बनेंगे, न कहीं तो कोई खंडन है, न ही गोदी
मीडिया ने कोई खबर चलाई कि नहीं अब सर इनको हटाने वाले हैं और किसी और को बना, नो काइट फ्लाइंग। वो काइट फ्लाइंग जब चुनाव होना था उसके पहले उनको लेकर खूब हुई, इनको सर पसंद नहीं करते, इसको हटा देंगे उसको हटा देंगे। मैं जेपी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता है उस जगह पर, जो मैं उनकी बात मुझे ठीक लग रही कि वो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व, और ये चुनाव भी कहते थे, और मोदी जी की वजह से प्रदेश का ये उत्थान हुआ, मोदी जी की वजह से निवेश आया। तो डिटेल खैर न पहले बताए थे ना बता रहे। ये मुझे ऐसा ही लगता है, मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं, तो मनोवैज्ञानिक उस पर यह है कि जैसे किसी भी बहु सास को अगर आप शारीरिक रूप से ये कहते देखें, जो बहुत प्रताड़ित होती है अपनी बहू, तो वो जब सहेलियों के बीच में बैठेंगे देखो और क्या कर, और भैया सब ठीक है, बहू हमारी बहुत अच्छी, हमारा सुबह उठते ही अम्मा ये खा लो, अम्मा हमको कुछ काम ही नहीं करे, आप पूछ नहीं रहे, तो वो दे देना चाहते कि हमसे कि बहू का क्या हाल है, अब आप पूछ नहीं रहे। तो वो जब वो इस ढंग से बताती है तो उसका मतलब होता है कि नहीं है कुछ मामला है, अब तुम लोग नहीं पूछो नहीं समझ पा रहे तो हम क्या करें। भाई सास बहू का रिश्ता ऐसा ये तो नहीं कह देगी कि नहीं बहुत बहुत बदमाश है, भाई उसको रहना भी वही है, रोटी भी बहू बना के देगी, अब शरीर में इतनी ताकत तो है नहीं। ऐसे जैसे बहुत जगह मैंने देखा कि लोग बिना वजह हर चौथे संडे, और बेटा हमारा बहुत बढ़िया भैया सुबह उठते ही दूध ले आता है और बस दोपहर तक पूछता है कि पापा क्या करना है, और शाम को घर से आता है वैसे हमसे फिर बात करता है। लेकिन सही जिंदगी में अगर पता करते तो पता चलता है कि बेटा इनको पूछता ही नहीं है, ये खाली नाटक बता रहे हैं। तो मैं इसको नाटक नहीं कहूंगा, दो बड़े नेता है, एक प्रधानमंत्री है, दोनों एक मुख्यमंत्री, और दोनों उत्तर प्रदेश की धरोहर है, एक ओरिजिनल धरोहर है, एक आयाती धरोहर है, लेकिन फिलहाल धरोहर तो है। मैं प्रसंग व जेपी सिंह जी की बात मुझे अच्छी लगी तो हमने कहा चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी अमलेन जी ने इनको बहुत बधाई दी, तो इनकी चर्चा कर ले, क्योंकि इनकी बधाई में भी हमें कुछ राग द्वेष नजर आ रहा था। ये बधाई कम दे रहे थे और मतलब मजा ज्यादा ले रहे थे। तो अब शपथ ग्रहण कल होना है, और अभी मैं जब मेरे ख्याल 4 बजे के आसपास जी का फोन आया कि भाई आपको इस प्रोग्राम में जुड़ना है, तो मैंने कहा भी इनसे, हमने कहा क्या इसमें जुड़ना, तो सब है ही है, करने में ठीक रहेगा। तो मैंने फिर टीवी खोल लिया, हम कहा भाई देख लें सब क्या हो रहा शपथ ग्रहण का। तो मैंने जो दृश्य देखा उसमें, क्योंकि वो जिस हाल में हो रहा लोग बाउंड के, उसमें हम लोग जाते रहते तो समझ में आ गया कि कौन कहाँ कैसे बैठा हुआ। तो मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित डैश पर, ऐसा नहीं कि सामने बैठे हुए। तो एक बात मेरे समझ में आती कि दोनों मुख्यमंत्री संभवतः रिपीट हो रहे हैं, वरना जिसको हटाया जाने वाला हो जरा से शंका होगी तो पहली बात तो योगी जी उसको न बैठने देते कि नहीं इसको मत बैठने, तो वो तो तय होता है ना कि डैश पर कौन कौन रहेगा, ऐसा थोड़ी कि कोई भी आकर के डैश पर उछल के बैठ जाता। तो हम ये मान सकते हैं, मैं किसी अपनी जानकारी का हवाला नहीं दूंगा क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम है। 15 दिन से सिर्फ काइट फ्लाइंग हो रही है, कोई 3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई भी रानी दे रहा है, कोई ब्रज किशोर ब्रजेश पाठक को बनाए दे रहा, सब अपनी पतंग लड़ा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। और केंद्र सरकार और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड भी एक ऐसी फिल्म चला रहा है कि जैसे आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी आने वाली है, खूब पोस्टर लगाए गए जैसे राज कपूर करते थे शो मैन अब देखिए।
कि साल भर पहले से उनकी फिल्म का गाना बजने लगता था। फिर 3 महीने पहले से उनके पोस्टर लगना वगैरह वगैरह हो जाता था। फिल्म हम देखते हैं तो हमारा ये विलेन अंत तक पिटेगा जरूर, उसमें हमें कोई गलत आपकी फहमी आवाज नहीं। कट रही है, आवाज कट रही है बीच में, थोड़ा सा जी आवाज बीच बीच में कट रही है, आपकी बात जो है ना पूरी नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही, अब देखिए आ रही जी, अब आई आवाज? जी आ रही, आ रही, हाँ जी। पर आवाज हमारी मत काटिए, मैं यहाँ बैठा हूँ लखनऊ में, आप हमारी आवाज काट दें तो कैसे काम चलेगा। तो जैसे फिल्म आती, चाहे जितनी बड़ी फिल्म हो, हमें पता रहता कि ये जो हीरो है अंत में शादी इसी की होगी हीरोइन के साथ, फिर भी हम पूरी फिल्म को बड़ा गंभीरता से देखते रहते हैं, जबकि मालूम उसका एंड क्या होगा। हमें ये भी मालूम होता है कि ये विलेन बहुत पीटा जाएगा, फिर भी उसको। तो एक ऐसी फिल्म 15 दिन से पूरे देश में चल रही है। हमें मालूम था ये बनेंगे, हमें आपको यह भी मालूम था कि धामी के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री पहले ही बदल चुके थे। फिर वहां भी रहस्य का एक पर्दा रखा क्योंकि है ना, और डाला 2024 के लिए एक मैसेज देना कि देखिए हम कितना बड़ा काम कर। ऐसे ही प्रमोद सावंत जितने लोग बने सब निर्धारित नाम से वही बने, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। 15 दिन करते क्या रहे, ये पूरे देश के जनमानस को बताते कि बीजेपी ने कितनी बड़ी सीट वो जीत हासिल की है। अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी जब उनको विधायक दल नेता चुना, अगर या अभी वीडियो आपका दिखाइएगा तो उनका चेहरा बड़ा भावुक हुआ, या अब उस भावुक को समझिए या उनको मन में उन्होंने सोचा कि आखिर हो ही गए, चाहे जितना किसी ने कोशिश की। विस्मयवादी अभी आप देखिएगा उसको। और उप मुख्यमंत्री अब वो राजभवन चले गए होंगे, अब ये दिनेश शर्मा और केशव मौर्य साथ जाते हैं तो आप मान लीजिए कि 100% वही 2 लोग हो रहे, तीसरा चौथा कौन हो रहा मैं नहीं बता सकता। और अब तो मेरे ख्याल शाम से लोगों को टेलीफोन से इतना भी जाने लगाएगी कि कल आपको मैं इस पर बताया दे रहा हूं। आजकल बड़ा भारी होता है, काइटिंग होगी, वो बहुत बड़ा पत्रकार बनाया जाएगा जो भैया कि कौन कौन आदमी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पिछले 15 दिन से वही नाम चल रहे हैं जो ऑलरेडी मंत्री रहे हैं, उनके बटका नहीं। लेकिन हम लोग कैसे पता करते थे? मैं जब यहाँ यूनाई में आया तो ये हुआ कि भाई इसको देखना, हमारे कई भी थे, तो जैसा होता सीनियर को दबाए से कहा गया तुम कहाँ जाओगे, कैसे पता चलेगा? धमकाने। आपकी आवाज कट रही है, आवाज दुबे साहब अभी रोकूंगा आपको, आपकी आवाज कट रही है। लेकिन मैं एक बार जयशंकर जी आपके पास आऊंगा, उनसे पहले जयशंकर जी से पहले दिनेश जुयाल जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं देहरादून से, और एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं। दिनेश जी आपका स्वागत करता हूं, और आपको हम लोगों ने काफी मिस किया इस चुनाव के दौरान, लेकिन आप आए हैं और आज धामी साहब की चर्चा भी हो रही है तो उनकी बात भी करेंगे, और साथ में योगी आदित्यनाथ की बात तो हम कर ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बनाम बुलडोजर, क्या यूपी में योगी राज या बुलडोजर का डर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पे आपसे भी बात करेंगे। लेकिन जयशंकर जी, सवाल यहां यही है जिस सवाल के साथ मैं अपने पिछले 3 साथियों के बीच आया था, आप इसको किस रूप में देखते हैं? एक 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री एक ही पार्टी का एक ही आदमी मिला है, और जब वो विराजमान हो रहा है तो लोगों के अंदर बुलडोजर का डर, कानून व्यवस्था, एनकाउंटर, पहली पारी में जो कुछ हुआ, ये तमाम चीजें विरासत के रूप में वो उन चीजों को आगे बढ़ाता हुआ, और लेकिन भगवाधारी हैं। किस रूप में देखते हैं और कहां देखते हैं उत्तर प्रदेश को? क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरब से लेकर पश्चिम तक आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप निवासी भी हैं, इसलिए भी ये सवाल आपके लिए ज्यादा वाजिब है। नहीं,
राजीव जी, तो क्या कहा जा सकता है भाई, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत बधाई है उनको, शुभकामनाएं भी हैं। बिना कुछ किए 5 साल उन्होंने गुजार लिए, उसके बाद फिर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इससे बड़ी बात अब क्या हो सकती है। अभी हमारे मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, बता रहे थे कि वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेंगे। देखिए, वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी पर तो क्या भारी पड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पर जरूर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जिस ढंग से उनका जो बुलडोजर राज की बात, बुलडोजर बाबा वाली बात चल रही है, मैं बहुत हतप्रभ हूं यह जान करके कि नोएडा में एक गुर्जर परिवार जो गन्ने की पेराई करके दिहाड़ी का काम करते थे, उनकी मशीन को जेसीबी और बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, क्योंकि वो अतिक्रमण माना गया कि वो सड़क पे फुटपाथ पर वो लगा करके दुकान पे। तो अगर बुलडोजर इस तरह से चलेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों पर भारी पड़ेगा। अगर आपने किसी बड़े आतताई, किसी बड़े पीड़क, किसी बड़े माफिया के यहाँ बुलडोजर चलाया, उसके अतिक्रमण को तोड़ा, ढहाया है वो, तो इसके कोई आपको गलत नहीं कहेगा, इसकी सब लोग सराहना करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में भी, हालांकि वो सिलेक्टिव हुआ था पहले कार्यकाल में भी, कुछ माफियाज के यहाँ, जिसको स्वनाम धन माफिया जिसको कहते हैं लोग, चाहे मुख्तार अंसारी के लोगों पर हुआ हो या अतीक अहमद के यहाँ हुआ हो या किसी पर हुआ हो, तो उसका किसी ने बुरा नहीं माना था, किसी ने विरोध नहीं किया था। हालांकि इस सबने ये कही थी जरूर बात कि अगर यही बुलडोजर एक आंख से सबको देखते हुए, सारे माफियाओं को देखते हुए अगर उनके ऊपर चलता तो और अच्छी बात होती, क्योंकि आपके जो स्वजातीय माफिया है वो आपके साथिया हो जाते हैं और बाकी माफिया हो जाते हैं, तो ये बात तो नहीं चल सकती। लेकिन ये हुआ। और दूसरी बात, दूसरी और घटना ने मुझको मर्माहत किया है राजीव जी, मैं तो क्या बताऊं। तो अमित शाह जी कह रहे थे उस समय किताब रात के 12 बजे भी लड़की जो है सोना जेवर से लदे हुए सड़क पर निकल सकती है, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है। उसी समय फिर बाद में घटनाएं हुई थी हाथरस की, उसके बाद फिर बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ उसी ढंग की घटना हुई। और अभी मतलब शपथ ग्रहण से 4 दिन पहले, मेरे ख्याल से 20 या 21 मार्च को अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में, जिस पर इतना एम्फेसाइज किया था हमारे लोगों ने, मंदिर परिसर के पास में ही 7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसे जान से मार डालने की कोशिश की गई, वो मौत से जूझ रही है बच्ची वो। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर यही कानून व्यवस्था है, देखिए मीडिया का मैनेजमेंट अलग है, मीडिया से आप कुछ भी बनवा लीजिए, दिखा दीजिए, ये सब कर लीजिए, उसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई विरोध की बात नहीं होगी। लेकिन जो लोग झेल रहे हैं, जिस ढंग की बातें हो रही हैं, अभी मैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पर किसी ने फाइल किया था कि साहब वो 8-10 जिलों में एक दिन में अपराध की कितनी घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सारी घटनाएं हो रही, रोज हो रही है। अखबार में कम छप रहा है, नहीं मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो रहा है। तो अगर इसी को आप बेहतर कानून व्यवस्था मानते हैं, अमित शाह जी अगर उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए वही परसेप्शन का है, आपने ऐसा परसेप्शन बना लिया है। ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव हार करके मुख्यमंत्री बनती हैं तो नैतिक रूप से बहुत गलत दिखाई देता है हमारे मीडिया के लोगों को। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं विधानसभा का चुनाव हारने के बाद, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। हमारे एक मीडिया के भाई ने एक भी किसी टीवी चैनल पर इस पर कोई चर्चा नहीं की है। भाजपा में भी नैतिकता की ये बात जो है सिर्फ ममता बनर्जी तक सीमित रह जाती है। और जैसा अभी दुबे जी बता रहे थे कि केशव मौर्य और दिनेश शर्मा जी भी थे आदित्यनाथ जी के पास, आज की मीटिंग में जो मंच पर बैठे हुए थे, संभव है, हो सकता है कि केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाए। देखिए उप मुख्यमंत्री मंत्री किसको बनाया जाए न बनाया जाए, ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, उनका और उनकी पार्टी के आला कमान का विषय है। इस विषय में हम लोगों को ज्यादा पढ़ना नहीं। लेकिन चूंकि एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दूसरे हारे
उप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाएगा? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। और खासतौर से वो चूंकि योगी जी की आंख में किरकिरी की तरह से चुपते थे, पिछड़ी जाति के थे, कोई कुशवाहा मौर्य है वो, तो उनको भी बनाना इनकी मजबूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ फिर बेबी रानी मौर्य जी हैं, उत्तराखंड से राज्यपाल पद से हटा करके उनको लाए, भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, दलित चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ विधायक तो नहीं रहने वाली है वहां पे, उनका भी मामला है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार और अमित शाह जी इस बार फिर सक्सीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि अरविंद शर्मा को वो कोई बड़ा मंत्रालय दिला पाए या मंत्री या मुख्यमंत्री बनवा पाए, ये देखने वाली बात हो सकती है। देखिए, एक बात जो पिछले कई महीनों से राजीव जी हम कहते आ रहे हैं, उस पर अभी भी हम कायम। योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के हाईकमान, आलाकमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गले में भी हड्डी की तरफ फंसे हुए हैं, जिन्हें वो लोग ना तो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अब चूंकि अब जीत के आ गए, तो हिंदुत्व के वैकल्पिक पोस्टर बॉय उनको कहा ही जाता है। हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में भी उनका उपयोग किया जाता है, बंगाल विधानसभा के चुनाव में भी उनका उपयोग होता है। देश में जहां भी होता है चुनाव, वहां हिंदुत्व के वैकल्पिक पोस्टर बॉय के रूप में पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। इस बार इतनी चर्चाएं चल रही थी लगातार कि अमित शाह जी उनको नहीं पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी उनको हेलीकॉप्टर से उतरते समय अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं, उनको पैदल दौड़ा देते हैं। ये सारी चर्चाएं होती रही। इस सब के बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ ने बहुमत प्राप्त किया है, अब चाहे चुनाव आयोग के जरिए पाया हो, ईवीएम के जरिए पाया हो, अपने चुनाव संयोजन के कारण पाया हो, अमित शाह जी और मोदी जी का भी उसमें योगदान हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, उसमें हम नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन अगर विजेता के रूप में वो आए हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर के आए, ज्यादा राजनीतिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। और जब अगर 2024 में वैकल्पिक नेतृत्व की बात किसी कोने से भी अगर उठेगी, तो जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ का चेहरा, आदित्यनाथ का नाम एक और मजबूत चेहरे के रूप में होगा। दूसरी बात ये, आप जैसे बता रहे थे कि वो 11 मुख्यमंत्री आएंगे और कितने बड़े नेता, हमने तो बीच बीच में सुना था कि शायद वो निमंत्रण पत्र अखिलेश यादव और सोनिया गांधी और किसको किसको भी देने वाले हैं लोग, पता नहीं, हो सकता है। भाई जीत है तो ठीक है, जीत है तो उसका जश्न मनाना ही चाहिए, लेकिन जीत पिछली वाली जीत की जैसे तो नहीं है। अब आपकी 50-60 सीटें आप हार गए हैं, उसके बाद भी आप जीत, देखिए वही है कि चूंकि आप जो नैरेटिव सेट करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 सीट से 73 सीट पे अगर पहुंच जाती है भारतीय जनता पार्टी तो ग्लोरियस उपलब्धि होती है। 200 पार के नारे के विफल होने की बात तब गौण हो जाती है। तब ये नहीं होता कि नहीं साहब, अमित शाह जी कह रहे थे कि 200 से पार आ जाएंगे, 200 से पार मिलेगी भाजपा को सीटें, तब वही आपकी उपलब्धि हो जाती। और अभी अगर अखिलेश यादव 47 से 125 सीटों पर पहुंच जाते हैं तो उसको उनकी करारी हार, नैतिक पराजय माना जाता है। भाजपा की 325 सीटें गठबंधन की रहती हैं, वो घट करके 273 सीटें हो जाती हैं, तो बड़ी नैतिक विजय और जश्न बहारा सब कुछ हो रहा है। तो एक परसेप्शन है, मीडिया के जरिए कैसा आप परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का है। लेकिन अब दूसरी बात यह भी है कि बहाना नहीं चलेगा, को कुछ करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कोरोना जैसी महामारी ईश्वर न करे कि दोबारा उत्तर प्रदेश को झेलनी पड़े। बेरोजगारी तो लेकिन है और रहेगी, महंगाई तो लेकिन है और रहेगी। महंगाई जिस ढंग से चरम छूती जा रही है, आज ही देखा मैंने कि पीएनजी गैस के दाम दिल्ली में भी बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गए, 1-1 रुपए पर क्यूबिक मीटर बढ़ गया, दाम वहां पर बढ़ गया। एलपीजी का बढ़ाई, पेट्रोल डीजल रोज बढ़ेगा, हमको लगता है कि ये 25 रुपए तक ले ही जाएंगे। ये सब सारा जब इसका कल्बिनेशन होगा तो असंतोष भी बढ़ेगा, और वो असंतोष को अगर आप बुलडोजर से रोकना चाहेंगे तो माफ कीजिएगा, कोई ना कोई एक जन आंदोलन आपका इंतजार कर रहा होगा। जी राजीव, बिल्कुल बुलडोजर की बात हो रही है, और अगर आप बात बात में बुलडोजर का डर दिखाएंगे तो कानून व्यवस्था की बात तो सही है, लेकिन कानून व्यवस्था के सामने अगर बुलडोजर का डर लेकर आएंगे तो कितना वाजिब है। लेकिन इससे इतर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं कल, और उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, और वैसी ही चुनौतियां। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में, जो 4 राज्यों में भाजपा वापस आई है, सब जगह पुराने ही मुख्यमंत्रियों को इन्होंने
रिपीट किया है और उसमें हमने धामी को भी देखा, जो धामी साहब हार गए लेकिन उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने। और सुरेंद्र दुबे जी जो कह रहे थे कि दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं अब मंच पर विराजमान दिखे, आज जब ये इनका योगी आदित्यनाथ का विधायक दल की बैठक चल रही थी वहां, और जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे, अमित शाह ने भी बातें अपनी रखी हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी ने ये सोचा हो या बीजेपी अंदर खाने में ये बात चली हो कि जितने पिछले लोग हैं उन सबको रिपीट करो, तो रिपीट का मतलब हो सकता है कि ये लोग भी रिपीट हो जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं वो तो कल पता चलेगा। आज हम बात जब कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश का क्या है इस पर बात कर रहे हैं। दिनेश जोयाल जी, आप उत्तर प्रदेश को भी बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और उत्तराखंड में तो आप हैं ही, विराजमान हैं। उत्तराखंड में धामी को वापस लाना, और बहुत सही सवाल यहां कर रहे थे जयशंकर जी, सही बात अपनी रख रहे थे, सवाल नहीं अपनी बात रख रहे थे कि ममता बनर्जी हार करके अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो पूरा ढिढोरा पीटा जाता है कि हार गई लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का शपथ ले रही हैं। लेकिन धामी हारने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी वाहवाही हो रही है, कम बैक कहा जा रहा है, तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, कसीदे गढ़े जा रहे हैं। फर्क क्या है, क्यों है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को किस नजर से देखते हैं? उत्तराखंड का ही जो नागरिक है वो योगी बनता है उत्तर प्रदेश में आकर के, और वो दूसरी बार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी राजीव जी, चलिए पहले बुलडोजर से कहानी शुरू करते हैं। तो ये राजनीति का बुलडोजर युग है और बड़ा करिश्माई बुलडोजर है साहब, और इसको कोई ऊपर वाला चला रहा है ऐसा लग रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो इस बुलडोजर ने बहुत कुछ कुचल दिया बड़े करिश्माई ढंग से। उन किसानों की पीड़ा को कुचल दिया जो बगावत की मुद्रा में खड़े थे। महंगाई के मारे लोगों की पीड़ा को कुचल दिया। लखीमपुर में कुछ लोग कुचले गए, उनके कुचलने से जो गुस्सा था उस गुस्से को कुचल दिया। सारे समीकरण कुचल दिए। लोग एकजुट हो रहे थे, एक मोर्चा बन रहा था। सब तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक मोह भंग हुआ भाजपा सरकार से। भाजपा के मंत्री विधायक के हम दूसरे पाले में जाके लड़ने को तैयार हो, लड़े हो जाकर के, और ये सब कुछ कुचल दिया। बड़ा अजीब सा हुआ कि ओवैसी साहब आते हैं, कुछ सीटों पर वो ठीक ठाक वोट लेते हैं, और उन्हीं सीटें अगर अखिलेश उस मार्जिन, अगर वो अखिलेश का मार्जिन कम नहीं करते तो वो जीत जाते। एक समीकरण वो बनता है, एक मेहमती वाला समीकरण। ऐसा लगता है कंप्यूटर जी बड़ा समझदारी से सारा कुछ खेल खेल रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जब ये चुनाव में क्या होगा इस पे अपनी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप देखिए, जो हमारे मोदी जी हैं वो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वाला जो तो वो उस ट्रंप वाली मुद्रा में वो आ रहे थे, उस तरह का एक अपना। लेकिन अगर इस चुनाव में जनादेश भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में जाता तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे भारत में अब पुतिन युग आ रहा है। मोदी जी का अब पुतिन का रूप लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसे भी लोग इस चुनाव को देख रहे थे, और जो परिणाम लगभग उसी तरह से आया। बहुत कुछ चुनाव में कुछ जिस तरह समीकरण बने और जिस तरह उन जनादेश उन मंजिलों से बाहर निकला, वो काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हुआ कैसे। इसको आप अब तक बहुत सारी चर्चाओं में अपने ढंग से डिकोड कर चुके हैं, और अभी भी लोग करने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं हुआ क्या है, कुछ ना कुछ। तो बहरहाल बुलडोजर चला है साहब, जनादेश जो निकला है, जो 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 हम लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जो हमारे सामने नतीजे थे वो यही थे कि बुलडोजर चला, बुलडोजर ने सब कुछ कुचल दिया। तो ये बुलडोजर का जश्न है। आप जश्न की बात करते हैं कि कैसा जश्न मनाने का औचित्य पर सवाल उठे हैं, तो साहब जब कोरोना होने पर हम ताली डाली, शंख वंख सब कुछ कर सकते हैं, तो जब इस प्रवृत्ति के लोग हमारे रहनुमा हैं तो फिर इसके जश्न तो बनता ही बनता है। आगे वो और भी उनको मौका ढूंढकर भी, उत्सवी राजनीति का दौर है, इसमें हर राजनीति में उत्सव ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे उत्सव मनाया जाए, जीत का उत्सव।
इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी पर जीत का जो जश्न है वो जैसे भी मनाते हैं, उसमें कितने मुख्यमंत्री आते हैं, कितने बड़े लोग आते हैं, कितने उद्योगपति आते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा होता है। उत्तराखंड में भी जश्न मना, यहाँ पर तो पहले से जश्न बड़ा ढंग से मन रहा था। जब यहाँ मीनाक्षी लेखी जी और राजनाथ सिंह जी आए थे विधायक दल के नेता की घोषणा करने के लिए, तो यहाँ पर बकायदा मीनाक्षी लेखी के कटआउट लगे हुए हैं अभी भी। पता नहीं ये कैसा है, क्यों उनके कटआउट्स लगे, क्या पर्यवेक्षक के कटआउट मैंने अब तक नहीं देखे, उनके बड़ा वो, तो ये भी जश्न का तरीका है। तो वो बड़े जोश में है मोदी जी और उनकी पूरी सेना कि भाई हमको जश्न मनाना और दिखाना है, ये हमारा अंदाज है कि हम इसी अंदाज में करते हैं और हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं। और अजीब लग रहा है कि यहाँ आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए परेशान है और यहाँ हमारी सरकारें वो बेइंतहा पैसा अपने इस तरह के फालतू के जश्न में खर्च कर रही है। तो मुझे तो लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है इस तरह के बवंडर करने का, इस तरह के ताम झाम करने का, लेकिन हो रहा है साहब। आपने उत्तराखंड की जो कुछ हुआ उस पर भी कुछ धामी जी का जिक्र किया, तो दरअसल यहाँ पर धामी जी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था। जो जिस तरह मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे आपको साफ पता चल चुका होगा कि भाई यहाँ पर बंशीधर भगत हैं, मदन कौशिक हैं और एक अरविंद पांडे जी हैं, चौहान साहब हैं जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूपी बीजेपी के, उत्तराखंड बीजेपी के। ये सारे लोग किनारे हो गए हैं। अच्छी इनकी किस्मत ये इस बात पर बढ़िया, हरक सिंह जी नहीं है, वो बेचारे उनको न समय पर ठिकाने लगा दिया था, किनारे कर दिया था, वो नहीं बनना वो भी होते। तो ठीक है, आज धामी जी बने हैं, मोदी जी घोषणा कर चुके, धामी जी को बनाएंगे, राजनाथ जी कह चुके थे इन्हीं को बनाएंगे, तो उनको उन पे अमल करना था। एक नजीर उनके पास कलकत्ता की थी कि ममता जी बनी, अब आप तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में ये मान के चले कि हमारे उत्तराखंड में तो कुछ पर बहुत चिकनाई है, यहाँ पर कोई फिसलते बहुत है, जो भी उसमें बैठता है फिसलता है। मुझे तो लगता है कि धामी जी कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, चलो 2024 तक रह जाए तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, रह जाए, क्योंकि यहाँ उस कुर्सी पर लोग टिकते नहीं। यहाँ 22 साल में ये 12वां मुख्यमंत्री है, तो ये प्रयोग है धामी जी कितना। धामी जी को अभी अपने पहली बार मंत्री बने, मंत्री की जगह सीधे मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका बहुत अनुभव हमें दिखा नहीं, न उनके पास कोई काम करने का समय था। उनको भाजपा का की घोषणाएं करनी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो कहाँ कर रहे थे। उत्तराखंड में तो एक प्यादा चाहिए होता है जिसको कुर्सी बिठाया जाना होता, तो वो थे भगत सिंह कोश्यारी जी का बड़ा चल रहा है, संघ से लेके भाजपा तक, तो उन्होंने उनको राज का सौंपा था। और अब इस समय ये है कि भाई एक फेस हमारे पास है, यंग फेस है। अब यंग फेस का क्या कर लेंगे हम, भगवान जाने। विजन चाहिए था इस राज्य के लिए कि एक जिसके पास एक विजन हो, तो फिलहाल विजन तो हमें दिखा नहीं। जी, एक ब्रेकिंग है, उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। अभी उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ी बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपके सामने हम ब्रेकिंग पेश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही है और मोदी सरकार केंद्र में इस कानून को कभी भी ला सकती है, इसकी बात भी होती है, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। ये आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और खासकर योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए कि बीजेपी सरकार उससे इतर अपने पड़ोसी राज्य या कहें तो उत्तर प्रदेश से ही निकला हुआ राज्य उत्तराखंड, वहां से शुरुआत हो गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और ये यहाँ इस पर बहुत सारी बातें आने वाले समय में होगी, ये आप तय मानिए। लेकिन जब अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370 अगर कश्मीर से हटाया जा सकता है तो ये बहुत छोटी सी चीज है, इस पर भी चर्चा होगी। अभी हमारी चर्चा कर भी रहे हैं हमारे साथी दिनेश जोयाल जी, क्या कहेंगे इस पे? जी राजीव जी, ये जिस तरह से जो भाजपा ये आईएनएस इन चुनाव में ये अपेक्षित था
और ये सीधे सीधे कहें अमित शाह जी का एजेंडा है, उसका एक भाग है, और वो यहाँ शुरू हो चुका है उत्तराखंड से। और अभी आपको इस दिशा में इस तरह के और बहुत सारे निर्णयों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ उत्तराखंड में होंगे, कुछ उत्तर प्रदेश में होंगे, गोवा मणिपुर में भी होंगे, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास और स्टेट आ गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और उसका इजहार वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा है, उनका वो संघ का अपना एजेंडा है। हम 1925 के जो कहानी बन रही थी, उस कहानी को अब शक्ल देने का वक्त आ रहा है, तो उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये उत्तराखंड में आपने देखा है, हरिद्वार में जो जिस तरह से आवाजें उठी थी, संत संविज्ञा समागम बना था जो सातों में, तो वो पूर्व ध्वनि थी उसकी, और अब ये पहला कदम है। वैसे ये 3 निर्णयों का, यहाँ पहले एक मुख्यमंत्री हमारे हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात भी कर दी थी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय पशु घोषित करने जैसी भी बात कर डाली थी घोषणा। बहरहाल अभी तो कैबिनेट डिसीजन हुआ है, तो अभी क्या होने जा रहा है देखना हम होगा कि हमारे हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, यहाँ देवबंद भी पास में है साहब, और तो क्या होगा, क्या असर होगा इसका, ये देखा जाएगा। पहले से ही कई इसके हम नमूने देख चुके हैं फुटकर में। अब इसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे, और उसके अलावा आगे क्या करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पर तो काम नहीं होना है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहूंगा। आज इधर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जेपी सिंह साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बाइट सुन लेते हैं। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद, और बहुत सही कह रहे थे सुरेंद्र दुबे जी कि तमाम चीजें पहले से पता हैं, लेकिन उसके बाद भी खोजा जा रहा है या घोषणा की जा रही है कि दुल्हा कौन है। आइए पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सहपर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। तो ये आभार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब मेरे पास प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने शासन और सुशासन के बारे में बताया। यूपी जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए, यूपी में रिफॉर्म की बात हो सकती है, यूपी में राज्य में सुशासन की बात हो सकती है, ये बातें भी इन्होंने कही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम तो ले रहे हैं। थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा जेपी सिंह साहब, और आज से अगर 7-8 महीने पहले अगर जाएं तो उस समय हम लोग इसी प्रोग्राम में न्यूज पॉइंट में ही हम लोग उस समय चर्चा करते थे। आप लोग भी जहां चर्चा करते ही रहे होंगे, सुनते ही रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। उस समय उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री हटाए जा चुके थे, तीसरे मुख्यमंत्री विराजमान हुए थे धामी, और इधर उत्तर प्रदेश की बात होती थी। इससे इतर कर्नाटक में हमने देखा मुख्यमंत्री बदल दिए गए, हमने गुजरात में पूरा का पूरा मुख्यमंत्री ही नहीं पूरा मंत्रिमंडल बदलते हुए देखा, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बात होती रही और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ।
और यहां कहा गया, फिर एक और भी घटना याद आ रही है कि शायद 5 जून को जन्मदिन आता है योगी आदित्यनाथ का, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 5 जून को, अगर सही नहीं होगा तो करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक छोटी छोटी घटना पर भी ट्वीट करके बधाई देते रहते हैं, उन्होंने ट्वीट नहीं किया था, बधाई नहीं दी थी। इसकी चर्चा भी बाद में बहुत हुई थी। तो एक चुनाव से 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, इसकी खूब चर्चा होती थी। आज योगी आदित्यनाथ फिर से, उनके नाम पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा और उसके बाद में जीत हासिल हुई। विधायक दल के नेता चुने जा रहे हैं, जेपी सिंह साहब वो चुन लिए गए। अब और जब आभार प्रदर्शन कर रहे हैं, आभार में अपना भाषण दे रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक अभिभावक के रूप में नरेंद्र मोदी ने मुझे शासन और प्रशासन के गुण सिखाए। और उससे पहले बातें ये होती रही कि किसको किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। इससे भी अलग अगर बात करें तो यह भी कि एक विकल्प के रूप में इसी चुनाव के दौरान हम लोगों ने अपनी कानों से बहुत जनता का जो एक वर्ग है, तबका है, जो ये कहता हुआ सुना गया कि योगी जी को अब दिल्ली पहुंचाना है। ये बातें भी खूब हुई हैं, जयशंकर जी ने भी सुनी, सुरेंद्र दुबे जी भी सुने होंगे और जेपी सिंह साहब आप भी सुनते होंगे। ये 3-4 घटनाक्रम मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस चर्चा को आप लोग भी आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे दूसरे आप तमाम साथी हैं, लेकिन जेपी सिंह साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। अब ये जो घटनाक्रम अलग अलग उसमें पैरा में मैंने रखा है, इसको अगर जोड़ते हैं आप तो क्या पाते हैं? अगला 5 साल कहां देखते हैं, 2024 कहां देखते हैं, 27 छोड़ दें हम, 2024 कहां देखते हैं, और उस क्रम में अगला 2 साल उत्तर प्रदेश का कहां देखते हैं? देखिए, जैसा जयशंकर जी ने कहा कि हिंदू आइकन के रूप में इनको हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव से सारे स्टेट में भेजा गया, तो मेरा ये मानना है कि ये योगी और शाह की मर्जी से नहीं हुआ, ये संघ की मर्जी से हुआ। और इसके पीछे योगी की उम्र 49 साल सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब भाजपा ने एक मापदंड 75 साल की उम्र का रखा है, तो मोदी जी भी 5 साल बाद 74 साल के हो जाएंगे। 2024 में 74 साल के हो जाएंगे, एक ही साल उनके पास बचेगा। तो आगे मोदी जी के बाद कौन? मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आरएसएस जो है योगी को मोदी जी के बाद कौन के रूप में तैयार कर रहा है, और इसीलिए हैदराबाद से लेके बंगाल तक, गुजरात तक सब जगह जो है योगी का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी कारण बंगाल के चुनाव में हार के बाद जून से ही जो है वो केंद्र की सत्ता ने योगी को डिस्टेबलाइज करना शुरू किया, जिसमें वो जन्मदिन वाला मामला भी है। यही नहीं, चुनाव के कुछ दिन पहले तक योगी के पोस्टर से मोदी गायब और मोदी के पोस्टर से योगी गायब, ये सब ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में देखा। मैंने गोरखपुर भी जो पोस्टर गया उसमें योगी के क्षेत्र में पोस्टर गया और वहां योगी जो है मोदी के पोस्टर से गायब। बनारस में मोदी का पोस्टर लगा, उसमें योगी गायब। बनारस में मोदी 3 दिन रहे और 3 दिन रहने के दौरान उन्होंने तमाम जगह पर जाके चुनाव प्रचार किया, और योगी उसी क्षेत्र में रहे और उनकी जो है मोदी से एक दिन भी मुलाकात नहीं हुई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि गोरखपुर में 3 बार प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर आए और फिर दूसरे विमान से दूसरी जगह गए, और योगी वहीं थे, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर योगी आज की डेट में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या योगी ने बाय हुक और बाय क्रुक उत्तर प्रदेश में भाजपा का चुनाव जिताया गया, तो इसमें आप आरएसएस की भूमिका को नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मोदी जी सबको चुनौती दे दे, आरएसएस को चुनौती देने की उनकी हैसियत मेरी निगाह में नहीं। तो इसलिए ये जो अभी मामला चल रहा है, ये आने दीजिए। भी कल मंत्रिमंडल के लोग जब सामने आएंगे आपके कि कौन मंत्री बना कौन नहीं बना, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये समझौते का मंत्रिमंडल है, या ये इसमें योगी की चली है, या इसमें मोदी और शाह की चली है, या बैलेंस है। ये कल जब सारे मंत्री बनेंगे तब आपको ये बात बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट होगी। अभी अंदर खाने बहुत तनाव चल रहा है, और योगी कैंप के सूत्रों का ही कहना है कि वो किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। अगर ये लोग बहुत दबाव डालेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं। अब क्या होगा ये तो कल पता चलेगा। जी,
जी बिल्कुल। एक सवाल यहां आता है, बार बार ये सवाल, और इस पर चर्चा कर भी रहे हम लोग, कि क्या आरएसएस ने अपना नया नेता चुन लिया है, आने वाला जो भविष्य है वो चुन लिया है? और अगर ये योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आरएसएस का हाथ है, तो क्या यह माना जाए 2024 में एक नए प्रधानमंत्री के रूप में हम एक नया चेहरा देखने जा रहे हैं? सुरेंद्र दुबे जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, योगी जी न तो भाजपा के सदस्य हैं न आरएसएस के, कभी जाते रहे वहां। इसके पहले की जो उनकी राजनीति हो हिंदू महासभा के नाम, और एक हिंदू वाहिनी संगठन उन्होंने बना रखा था। बीजेपी उनको उनके जगह कोई खड़ा नहीं करते थे उनकी सीट पर। तो मैं ये कहूंगा ने इसका एक प्रधानमंत्री गोद ले लिया है, क्योंकि मोदी जी तो ठेठ मतलब आरएसएस के आदमी है ना, और एक बहुत चर्चा होती 75 साल वाली, मैं उससे इसलिए बहुत एग्री नहीं करता हूं कि 75वें वो बन जाएंगे तो 4 साल का रहेगा 79 हो जाएंगे। 9 में भी अगर जरूरत होगी तो उनको देखिए, ये सारे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम दुनिया में देख रहे हैं कि कैसे लोग 20-20 साल पहले ही कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक हम राष्ट्राध्यक्ष, कहीं कहा जा रहा कि हम आजीवन रहेंगे, जिसके रवि जुयाल साहब एक नाम ले रहे थे, नाम। तो मैं उसको ऐसा कोई बहुत बात तो नहीं लेता अगर उनको मोदी जी का करिश्मा लगेगा, क्योंकि ये ठीक है कि ये पीएम मटेरियल हो गए हैं, लेकिन जितनी घुसपैठ मोदी जी की आरएसएस में है, आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब में आरएसएस के लोग लेटरल एंट्री के नाम से पहले से हैं। और अभी आपने देखा कि यूनिवर्सिटी यूजीसी ने भी नया नियम बना दिया कि आपको करने की जरूरत नहीं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं अगर आप किसी चीज के विशेषज्ञ हैं। प्लस जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं सब जगह आरएसएस के लोगों को मोदी जी ने सुशोभित कर रखा है। जो आरएसएस के लोग भूजा और चना खा के जनसेवा करने के नाम पर जाने जाते थे, उनके घरों पर फॉर्च्यूनर्स पहुंची हैं मोदी जी के कार्यकाल में, और किसी के कार्यकाल में नहीं। तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरी तरह ओबलाइज महसूस करता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने आने के बाद हम लोग की हैसियत बदली। और ये मैं सिर्फ लखनऊ के देख के बता रहा हूँ, बाहर की जगह का मुझे बहुत कोई आइडिया नहीं, बड़े बड़े नाम पता ही है। ये जो सारा वर्ग आरएसएस का है उसकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां तक हो वही कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जो तिकड़म है वो उसकी अपेक्षा उनको योगी से नहीं होगी। ठीक है, भगवावत धारण किए हुए एक, और योगी ने अपना एक नया वोट बैंक भी बना लिया है। आपकी आवाज कट रही है, दुबे साहब आवाज कट रही है बीच में। थोड़ा सा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे हैं सुरेंद्र दुबे जी, लेकिन आवाज कटती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नया लिंक भिजवाइए, नया लिंक। जी जी, कुछ बोल रहे हैं सुरेंद्र। मैं कह रहा हूँ जब नया लिंक भिजवाइए तो फिर उससे हम कहेंगे कि अभी सुनाई पड़ा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नए लिंक से जोड़ने की कोशिश कीजिए। तब तक आना चाहूंगा जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, सवाल यही है कि क्या आरएसएस ने अब तो अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि जो घटनाक्रम, पिछला घटनाक्रम चुनाव से 6 महीने पहले की बात जो मैं रख रहा था जब जेपी सिंह साहब के पास आ रहा था, उस घटनाक्रम को अगर देखें, और हम लोग भी कई बार यह चर्चा करते थे, दूसरे राज्यों के घटनाक्रम को देखें,
सामने उत्तराखंड जहां 3 मुख्यमंत्री आ गए, बेबी रानी मौर्य को तक को हटा करके और चुनावी मैदान में लाना पड़ा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। वैसी स्थिति में क्या ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ अब जो उनका कद बढ़ रहा है वो आरएसएस की छत्र छाया में ही बढ़ रहा है और वो एक दूसरा ध्रुव तैयार हो रहे हैं आरएसएस के जरिए, जहां शायद कल को मोदी और अमित शाह किनारे या दूसरे खेमे में दिखाई दें? नहीं, देखिए, आरएसएस आज फुल फॉर्म में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे अभी वो पुष्कर धामी सरकार का जो फैसला हुआ है कैबिनेट का कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे, तो ये धामी का या किसी और का नहीं एजेंडा है, ये सीधा सीधा आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस एक मिशन के तौर पे काम कर रहा है लगातार, जब से उसका गठन हुआ है तब से लेकर के अभी तक, आजादी के बाद। कभी वो वहां झुक जाते हैं, कभी वो दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं, कभी तन जाते हैं, लेकिन जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से अपनी वो रणनीति बनाते रहते हैं। उनके यहाँ देखिए व्यक्ति का उज्जवल से कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है। ये जरूर वो देखते हैं कि साहब कौन किसके कंधे पे बंदूक रख करके हम सफलतापूर्वक अपना काम कर पाएंगे। तो इस हिसाब से, जैसे आप देखिए, आपने आडवाणी जी को 2 बार इस्तेमाल किया, जब नहीं हो पाए, राजनाथ सिंह नहीं चले, तो फिर वो नरेंद्र मोदी जी को लाया गया। अभी नरेंद्र मोदी जी का सितारा तो बुलंद है, इसलिए अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, भाई जहां जहां जा रहे हैं चुनाव जीत ही रहे हैं, तो इसलिए वैसा नहीं है। लेकिन एक वैकल्पिक हिंदुत्व के जो पोस्टर बॉय के रूप में, जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, कि उसको लेकर के आरएसएस इस चिंतन प्रक्रिया में लगा रहता है और बहुत सारे लोगों पे अपना प्रयोग करते रहता है, कब किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की भाजपा में काफी मजबूत चेहरा हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब पिछली बार जब मोदी साहब मिलकर के भी उनका बाल बांका नहीं कर पाए और उनको टच से मस नहीं करवा पाए, उनकी इच्छा के विरुद्ध अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री या मंत्री भी नहीं बनवा पाए, तो हमको नहीं लगता कि इस बार भी उनकी इच्छा के विरुद्ध ये लोग कुछ खास कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी तो चलेगा इनका, जब 2024 जब आएगा तब तक तो अभी 2 साल बाकी है। परिस्थितियां राजनीति में क्या होती हैं राजीव जी, उसके हिसाब से होता है, तय होता है। सब कुछ पूर्व नियोजित ही नहीं होता है कि सुनियोजित पहले से तय कर लिया जाए कि ये होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर जाएं, जिससे लोग कहने लग जाएंगे, ऐसे भी कहने लग जाएंगे साहब इन्हीं को अगला प्रधानमंत्री होना है, या 2 साल में इतने खराब, इतने अलोकप्रिय हो जाए कि लोग कहें कि भैया माफ करो, अब मठ में ही आपका काम ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, जो मैं कह रहा हूं उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था के मामले में जिस ढंग से यादव गुंडा राज हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, इस नारे पे चुनाव जीत करके आए लोग, बड़ा नारा ये भी था, और भी बहुत सारे नारे थे, हिंदू असुरक्षित हो जाएंगे, अगर योगी और मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को बचाकर कौन बचाएगा, एकदम असुरक्षित हो जाएंगे, ये सारे नारे चले हैं। आज क्या दिखाई दे रहा है, मतलब जो हमने 2 घटनाएं बताई हैं, एक बुलडोजर चला है नोएडा में जो गन्ने का जूस बनाकर बेचता था, जो 400-500 रुपए की दिहाड़ी उसकी होती थी, कोई गुजर परिवार हो, हिंदू ही परिवार है ना। अयोध्या में बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ वो भी हिंदू ही बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको जान से मारने की कोशिश की गई, ये घटनाएं तो हो रही हैं। इसके अलावे आप देखिए विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी आज 125 सीटों के साथ उसका गठबंधन है विधानसभा में, वो उसके लोग जो है नामांकन नहीं दाखिल कर पा रहे हैं, ये हालत हो गई है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है, ये कहां है चुनाव आयोग कि चुनाव जो एमएलसी रहा हुआ व्यक्ति है उदयवीर सिंह, वो एटा में नामांकन दोबारा से करने जा रहा है, उसकी पिटाई हो जा रही है, पुलिस वहां मुखदर्शी बन के खड़ी हुई है। 7-8 क्षेत्रों में या तो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए लोग, या उनके नामांकन पत्र को किसी न किसी बहाने से रद्द कर दिया गया, या फिर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। ये तो अद्भुत है, बेमिसाल है ये। और इसका अगला चरण जो होगा, जब चुनाव होगा जिस दिन, हमको लगता है शायद अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में है विधान परिषद का चुनाव, आप देखेंगे कि कितने प्रधान, ग्राम प्रधान, कितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य या और जो वोटर हैं वो गायब हो जाएंगे, अपने घर पे मिलेंगे ही नहीं। घर से मतदान
केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस तरह का ये चुनाव होगा। तो अगर यही है कानून व्यवस्था और यही है लोकतंत्र, तो जाहिर सी बात है, मैं जो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पर योगी जी और उनकी सरकार भारी पड़ेगी। और सवाल ये नहीं है कि केशव मौर्य को लेंगे, कि बेबी रानी मौर्य को लेंगे, कि ब्रजेश पाठक को लेंगे, कि किसको लेंगे, ये तो कल आ ही जाएगा, सामने आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन संघ का जरूर ये कोशिश रहेगी, संघ के लोगों की कोशिश रहेगी या भाजपा के लोगों की, कि सामाजिक समीकरण जो बनाया गया ताना बाना, उसमें ब्राह्मण भी खुश रहे, राजपूत भी खुश रहे, ओबीसी भी खुश रहे, दलित भी खुश रहे, इस तरह का कुछ एक समीकरण जरूर बनाया जाएगा। अब किस रूप में बनाया जाए, 3 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाए या एक भी उप मुख्यमंत्री न बनाया जाए, बाकी मंत्री ही मंत्री रहे, ये भी हो सकता है। तो ये सारे काम करेंगे लोग। लेकिन जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे ना, दिनेश जी भी कह रहे थे, जो उत्तराखंड से हुआ है कॉमन सिविल कोड, आगे और भी बहुत सारी चीजें होने वाली। कॉमन सिविल कोड ही क्यों है, मैं तो इस बात पे बड़ा हैरत महसूस करता हूं मैं, क्योंकि मैं उस घटना का गवाह था। चेन्नई में 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी जी संगठन के महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के। ये याद करने की बात है, जो सुन रहे होंगे उनके लिए भी, जो हमारे पैनलिस्ट उनके लिए। मोदी जी ने चेन्नई डिक्लेरेशन पढ़ा था, प्रस्ताव पढ़ा था उस समय उन्होंने कहा था, अब भाजपा के लोगों को अपने विवादित मुद्दों को कोल्ड स्टोरेज में रख देना होगा। अब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक हाथ में भाजपा का झंडा और एनडीए का एजेंडा होना चाहिए। राम जन्मभूमि, 3 तलाक, 370, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे कोल्ड स्टोरेज में रख दिए जाने हैं। ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रस्ताव को पढ़ा था। वो अभी भी भाजपा के आर्काइव में, उनके मुख्यालय में मिल जाएगा, जिसको चेन्नई डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि उस समय की स्थितियां ऐसी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जो एनडीए का जो गठबंधन था उसमें सारे जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर सारे नेता लोग उसमें मौजूद रहते थे। उस समय उनके दबाव में आ गए थे, आरएसएस के लोग भी आ गए थे और बीजेपी का नेतृत्व भी आ गया था। आज अब वो बंधन टूट चुका है। आज कोई जॉर्ज फर्नांडिस उनके पास नहीं है। आज कोई और कद्दावर नेता उनके पास नहीं है। आज मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरी तरह से उनपे अंकुश है। आज आरएसएस जो कह रहा है वो चीजें तय हो रही है। 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, जम्मू कश्मीर से 3 तलाक कानून बना, 3 तलाक को रद्द करने का कानून बना, कॉमन सिविल कोड भी आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। इस तरह जितने विवादित मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राम जन्मभूमि का मंदिर भी बनने ही जा रहा है। अब किस रूप में बनने जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो देखने वाली बात हो सकती है। तो आरएसएस जो है विशुद्ध रूप से अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। उसको लग रहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी कम से कम केंद्र में 2/3 बहुमत के आसपास वाली सरकार उसके पास है, बड़े राज्यों में उसकी अपनी सरकार है। तो इसमें जो भी हमको करना हो करवा लेना है, कर लेना है, क्योंकि बाद में कौन क्या होगा क्या देखा जाएगा। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि योगी जी कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री, कब तक नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि आरएसएस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेगा और यही आज उत्तर प्रदेश में होते हुए दिखाई दे रहा है। जी, अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी, हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आरएसएस की, और आरएसएस का हाथ क्या योगी आदित्यनाथ के सिर पर है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि 2 ध्रुव यहां हम लोगों ने देखा चुनाव से पहले। आज भले हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, कहा नहीं जाता है, ये सच्चाई भी है। तो वैसे ही कि क्या योगी आदित्यनाथ जो आभार प्रदर्शन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आभार प्रदर्शन करते समय जो बातें कह रहे हैं वो खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो जाते हैं और मोदी जी के पोस्टर से अगर योगी गायब हो जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा इस चुनाव के दौरान। तो आगे की रणनीति जो भाजपा बना रही है उसमें आरएसएस कितना आगे है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आरएसएस
क्या कुछ कर रहा है और उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और देश की आने वाली राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं अभी। आप क्या कहेंगे इस पे? अमलेंदु जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन दिनेश गोयल जी आप किस रूप में देख रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, जैसे मैंने बताया कि हम इस चुनाव के नतीजे को जैसे भी डिकोड कर रहे हो अपने तरीके से, इसमें हम ओवैसी की भूमिका, मायावती की भूमिका और यहाँ पर हरीश रावत की आत्मघाती कदमों की बात और अला फला दुनिया भर की चीजें हम जो भी घूम रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव उग्र हिंदुत्व की जीत है। और ये जो शुरुआत में अभी आपने उत्तराखंड की खबर दिखाई है, ये एक घोषणा है कि कम से कम 1 साल तो हम इस उग्र हिंदुत्व की जीत का जश्न मनाएंगे। एक राज्य में कॉमन सिविल कोड का लागू होने का मतलब क्या है, मेरी समझ से परे है यहाँ पर क्यों क्या उसका मतलब है, लेकिन एक संकेत है, एक डंका बजने वाली बात है। तो हम ये पूरा अभी ये आगे पूरा ये सीन हमको शायद और दिखने वाला है और पन्ने खुलने वाले हैं। जहां तक आरएसएस और योगी जी की बात है, तो आरएसएस में जो लोग हैं काम करते हैं वो अक्सर बोलते हैं भाई हम तो भाई समाज सेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, हमको क्या मतलब राजनीति, लेकिन वो लोग राजनीति में होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। कब कौन मंत्री बन जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए भगवान जाने। तो आरएसएस का अपना छद्म है और योगी जी का अपना छद्म है। तब योगी जी अपने अपने ढंग के, ये तो क्लियर है कि योगी जी हिंदूवादी नेता है और उग्र हिंदूवादी नेता है। योगी जी को अगर तमाम ऐसे मोर्चों पर हैदराबाद तक तैनात किया जाता है तो कौन तैनात करता है? सब तो डोर तो उनके आरएसएस के हाथ में ही है, तब तो वही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली और आरएसएस का जो सोच है बहुत व्यापारिक सोच है आरएसएस का, और उनका जो सोच है उस सोच में सही कहा था जयशंकर जी ने कहा ये बात कि उनके चेहरा कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। चेहरा कौन है, किसका उपयोग कब कहां करना है, इस तरह के वो कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से आज के हालात देखें तो मुझे लगता है मोदी जी से फिट चेहरा कोई दूसरा नहीं है उनके पास। और ये भी संभावनाएं हैं, जिस तरह मोदी जी ने अपना लेफ्टिनेंट तैयार किया अमित शाह जी को, बहुत शुरू से उनके शैडो के धर्म के साथ में है, तो उनका भी नंबर है, उनका अपना खेल है। तो और ये भी ये कहना कि साहब उम्र हो रही है, तो उम्र मोदी तो बहुत जवान आदमी, बड़ा सबसे यंग नेता है वो तो हमारे देश के, वो तो युवा नेतृत्व का प्रतीक है। देखते नहीं वो अभी भी कितनी एक्सरसाइज करते हैं योगा वाले। तो जैसे मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट का जिक्र किया था, उन्होंने पुतिन उनको याद आ रहे थे मोदी जी के को देख करके, तो बहुत संभव है आरएसएस तो जो देश की जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से बहुत खुश नहीं है। जो बुनियादी व्यवस्थाएं इस देश को चलाने के लिए की गई थी संविधान में भी, आरएसएस उन बहुत सारी व्यवस्थाओं से खुश नहीं है। और अब वो समय आ रहा है, और वो समय जब प्रचंड होने की स्थितियां दिख रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। और बहुत संभव है कि ये वो जो हो सकता है वो जो बुजुर्गों को किनारे करने वाला वो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोगों की वजह से कुछ व्यवस्था की गई होगी। तो ये समय में कानून तो बदलते रहते हैं, संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कर सकते है। तो अभी मुझे मतलब ये कि नहीं लगता है कि योगी जी का इस समय 24 के लिए उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 24 का इलेक्शन मोदी जी के नाम पर ही होगा और मोदी जी को पुनः से राज सौंपने के नाम पर होगा। योगी जी को यूपी में संतुष्ट कर दिया गया है। योगी जी अब कई प्लस माइनस राजनीति में होते हैं और उनके हिसाब से जिस तरह पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम रहा, पिछले साल का घटनाक्रम रहा और इसका जिक्र आ चुका है, तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि योगी जी अभी दिल्ली वाली कुर्सी से दूर ही है। लेकिन है, कागजारों में उनका नाम भी आता रहेगा। अभी तो
सबकी स्थायी कुछ भी नहीं है, बदलता ही। बार बार उनका नाम आता रहेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाह रहा था लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या कहेंगे आरएसएस, योगी जी और मोदी जी? देखिए राजीव जी, मुझको लगता है कि आरएसएस योगी जी के पीछे तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खुला खेल है एकदम कि योगी जी के पीछे आरएसएस है और उनको मजबूती दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आरएसएस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा कि 2024 में योगी जी को मोदी जी की जगह प्रोजेक्ट कर दे। वो योगी जी के साथ खेलता रहेगा, 2029 तक भी खेल सकता है और हो सकता है कि आगे जाकर के वो 2034 तक भी खेले योगी जी के साथ। ये लंबा खेल एक चल सकता है, क्योंकि योगी जी की उम्र अभी कम है, जैसे जेपी सिंह साहब अभी बता रहे थे 49 साल है, तो अभी योगी जी के पास है 25 साल। तो आरएसएस के पास भी योगी जी के साथ खेलने के लिए भी 25 साल है, तो वो खेलता है। देखिए, ये चीज हमको समझनी होगी कि 2014 की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो आरएसएस की बनवाई हुई सरकार नहीं थी। और योगी और मोदी जी भी जो प्रोजेक्ट हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वो भी आरएसएस का काम नहीं था। ये सारे काम कॉर्पोरेट घरानों के थे और मोदी जी ने बहुत समझदारी के साथ पिछले 8 सालों में आरएसएस को कॉर्पोरेट घरानों की टीम से बदल दिया है। उनकी सारी टीम जो है उसमें कोई भी जो कच्छाधारी नहीं है, खाकी नेकर वाला नहीं है। उनकी मोदी जी की जो टीम जो पूरा संभालती है सब कुछ, एक भी नहीं है। वो कॉर्पोरेट घरानों के आए हुए लोग, टेक्नोक्रेट जो भी सब कुछ है वो है। संघ के लोगों को संतुष्ट कर दिया गया है कि फॉर्च्यूनर गाड़ियों से लेकर, जैसे दुबई जी बता रहे थे कि रहो 5 स्टार होटलों में बढ़िया से खाओ पियो मौज करो ऐश करो, बहुत सरल सेवा की है हिंदुत्व की और आरएसएस की, अब उसका फल भुगतो। तो ये उनको संतुष्ट कर दिया गया है। तो और दूसरा चीज ये है कि आरएसएस के लोग जो मोदी जी को इस समय कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोदी जी जो है वो अजमाली जी नहीं है कि आप उनको जो है चट कर आएंगे। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है। अगर कोई आरएसएस के अंदर भी इस तरह की कोशिश करेगा तो कहना नहीं चाहिए कि वो गाड़ियां वाड़ियां बहुत टकराती रहती हैं आजकल सड़कों पे, तो बहुत कुछ होता रहता है। अदालतों में जाके कोई भी कुछ बयान दे देता है। तो अब सरकार में तो मोदी जी है ना, अभी 2024 तक तो है ही। तो 2024 के आगे भी फिर मोदी जी। मुझे लगता है कि ये जो सारा खेल हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, ये मोदी जी के खिलाफ नहीं है और आरएसएस करेगा भी नहीं मोदी जी के खिलाफ। मुझे लगता है ये जो भी कुछ चल रहा है, मुझे लगता है ये अमित शाह को किनारे करने के लिए सारा खेल है कि अमित शाह जो है वो मोदी जी के बाद जो है वो नंबर 2 के आदमी बन करके ना बढ़े। मोदी जी जो है किसी तरीके से अमित शाह को जो है वो प्रोजेक्ट ना कर रहा है अपने चलने से पहले, अगर जा रहे हो तो कहीं। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि वो 2024 में अगर हारते नहीं है, जो हो भी सकता है हार जाओ, हो सकता ना भी, हमें दोनों चीज परिस्थितियां हो सकती हैं। जनादेश किसी भी तरीके से आ सकता है, ईवीएम कहीं भी जो है कुछ उगल सकती है, वो सारी अलग की बातें हैं। तो अगर 2024 में नहीं हारते हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं तो 2024 में भी मोदी जी है वो सुरक्षित रहेंगे और 2029 तक जो उनकी पारी होगी। उसके बाद फिर अब क्या चलेगा आरएसएस के अंदर। अब मोहन भागवत की भी उम्र होने जा रही है, मुझे लगता है कि वो भी ज्यादा पहुंच जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, जहां तक मुझको लगता है। नहीं, अभी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, तो हो सकता है कम हो अभी मार्गदर्शक मंडल से। तो लेकिन अगर वो मतलब मोदी जी ऊपर लागू होगा तो आरएसएस के बहुत से लोगों के ऊपर भी वो मार्गदर्शक मंडल वाला जो चालू लागू होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरएसएस जिस के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व की बात तो फर्जी है आरएसएस की, ना वो हिंदुओं के लिए काम करता है ना हिंदुत्व के लिए काम करता है। असली काम उसका भी जो है वो कॉर्पोरेट घरानों की, बड़े पूंजीपतियों की चाकरी है आरएसएस का असली काम। तो वो काम तो मोदी जी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। योगी जी को तो भी बहुत प्रशिक्षण लेना है इस काम के लिए। तो योगी जी अभी मोदी जी के पासन भर भी इस मामले में नहीं पहुंचेंगे किस तरीके से उन आर्थिक नीतियों को लागू करना है। जो योगी जी बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से निवेश आया, मोदी जी ने मुझको प्रशिक्षित किया, गलत नहीं कह रहे हैं। हो सकता है वो अंतरात्मा से नहीं कह रहे हैं बात को, लेकिन जो कह रहे हैं, जो सामने आ रहा है, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। तो योगी जी को अभी मोदी जी से मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना है, खासतौर से आर्थिक नीतियों किस तरीके से लागू करना है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को चौपट करना है, ये सारा कुछ योगी जी भी सीख रहे हैं मोदी जी से। तो अभी उनको लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए और 2 साल और रह लें और 2024 तक जो आप सब कुछ सीख सक जाए। तो मुझे लगता है कि 2000 तक जो है कोई ऐसी चीज नहीं होगी। हाँ, लेकिन यह सही है कि जैसे अडवाणी जी का लंबे समय तक इस्तेमाल किया आरएसएस ने और बताता रहा पीएम इन वेटिंग उनको करता रहा,
तो योगी जी की भी हो सकता है अभी से उनको घोषित कर दे पीएम इन वेटिंग। अब वो वेटिंग लिस्ट जो थी वो अडवाणी जी की भी कभी खत्म नहीं हुई। तो अब योगी मुझे लगता है कि वो चूंकि समझदार व्यक्ति हैं और कम उम्र में वो सांसद चुन लिए गए, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव भी हो गया कम उम्र में ही, तो वो इस किसी वेटिंग लिस्ट में जाने वाले नहीं है। मुझे लगता है वो ये कोई खतरा बोल नहीं लेंगे कि आप मुझको जो आप वेटिंग लिस्ट में रख दीजिए, क्योंकि योगी जी ने जो भी लिया है वो कुछ बिना वेटिंग लिस्ट में आए हुए लिया है, ना आरएसी ना वेटिंग लिस्ट, कंफर्म टिकट चाहिए जहां भी जाना है, तो कंफर्म टिकट उन्होंने लिया। तो जो भी जब भी लेंगे योगी जी कंफर्म टिकट लेंगे, वो किसी लफड़े में नहीं पड़ेंगे कि मुझको फला वेटिंग कर दो फला वेटिंग कर दो। तो ये दोनों की अपनी व्यक्तिगत चीजें, मुझे लगता है कुछ किसी में अच्छाइयां होती हैं, किसी में कुछ अच्छाइयां होती हैं। मोदी जी की अपनी खूबियां हैं, योगी जी की अपनी खूबियां हैं, आरएसएस का जो नेतृत्व है उसकी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं, सबकी अपनी कमजोरियां खूबियां होती हैं। अब आरएसएस किस तरीके से मोदी जी से काम लेता है और किस तरीके से योगी जी से काम लेता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि कॉर्पोरेट घराने अभी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं, और जब तक कॉर्पोरेट घराने मोदी जी के साथ हैं आरएसएस उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगा दुबे साहब के पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जोड़ना भी चाहूंगा। एक बात तो यहाँ तय मतलब साफ समझ में आ रही है, जयशंकर जी, अमलेंदु जी या जेपी सिंह साहब और दिनेश जयाल जी जो बातें रख रहे हैं, आरएसएस की बात हम कर रहे थे, आरएसएस का हाथ कितना है योगी के ऊपर, और क्या योगी एक विकल्प के रूप में तैयार किए जा रहे हैं मोदी जी के। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे एक साथी हैं जावेद इकबाल जी, वो भी लिख रहे हैं मोदी जी बेसिकली एक बिजनेसमैन हैं, और यही बात अमलेंदु उपाध्याय जी भी कह रहे हैं। और इस देश को में अगर सरकारें बनवानी हैं या गिरानी हैं तो बिजनेसमैन किधर जा रहा है। और बिजनेसमैन में भी ऊपर के जो दो लोग आज की तारीख में हैं, जिसकी बात राहुल गांधी बार बार करते हैं, उन दोनों की बात अगर करें तो ये साफ समझ में आ जाता है कि जिधर अदानी और अंबानी देखेंगे उधर उनकी सरकार बनेगी। और आज की तारीख में अदानी और अंबानी के लिए सबसे ज्यादा अगर मुफीद कोई आदमी है, कोई इंसान है, तो वो मोदी जी हैं। तो उनकी नजरें इनायत कब होंगी योगी जी की तरफ, ये सबसे ज्यादा वो होगा। दूसरी बात ये भी है कि व्यापारी जो है वो इमोशन को नहीं देखता, वो फायदा देखता है। तो यहां इमोशन की बात नहीं, यहां फायदे की बात है। और फायदा किधर है, और अगर देखें तो क्या वाइब्रेंट गुजरात की तरह कल को हम वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश देखेंगे? क्योंकि बीजेपी के कई सारे दूसरे मुख्यमंत्रियों ने वाइब्रेंट गुजरात की नकल तो की, लेकिन उनके ऊपर ऐसे जो नवरत्न हैं, अगर हमारे देश के जो व्यापार के नवरत्न, उन नवरत्नों का हाथ नहीं आ पाया। और जिनके ऊपर हाथ आया वो आज प्रधानमंत्री बना हुआ है। 2024 हो या 2029 हो या 2034 हो, इन सब में भी अगर ये जो नवरत्न है या दो रत्न अभी कह लें, ये दो रत्न का हाथ अगर मोदी जी के ऊपर रहेगा तो बाकी लोग पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे, और दूसरे नंबर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। सुरेंद्र दुबे साहब, आप क्या कहेंगे? आपसे भी सुनना चाहता हूं। आरएसएस और खासकर चूंकि आप लखनऊ में हैं, एपिसेंटर बिल्कुल हॉट केक बना हुआ है, और कल तो बिल्कुल ही छाया रहेगा क्योंकि मंडप सजा हुआ है, दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद लेकिन जो हाथ है, उस हाथ में हिंदुत्व का जो एजेंडा है वही चलेगा, या राजनीति में जो व्यापार है वो भी वहां पर दम भरेगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए राजीव जी, मेरा मानना है कि पूरे देश जब तक 2024 का आएगा समय, या और साल और जोड़ लीजिए, इतनी तेजी से प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिजनेस हो जाएगा, मोदी जी कर देंगे, जिसकी तो हमने को इशारा है कि आपके पास ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पीएम बनाने को सोचे जिसका व्यापारिक घरानों पर दबाव नहीं है। अब देखिए, जो बड़े व्यापारिक घराने जो कॉर्पोरेट हाउस है उनको छोड़ दिए तो आदि जैसे एक मुंजाल के यहाँ रेट पड़ी हुई है, इसके पहले अन्य जगहों पर रेट लगातार पड़ रही है। ये क्या है? ये क्रम है, जब सब कुछ प्राइवेट को ही दे दिया जाएगा तो जाहिर है उस स्थिति में ये दोनों लोग जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस है वो कमांड में रहेंगे। और हमने कहा ना, आरएसएस अब वो आरएसएस नहीं जिसको जो चना चबेना खा के काम करती है। अब वो चमचमाती गाड़ियों पर घूमते हैं, प्लेन से चलते हैं,
स्टार होटल में रहते हैं। मुझे याद है कि यही जो उत्तर प्रदेश बीजेपी का ये कार्यालय है, अब तो बहुत चमचाम बन गया है। तो हम लोगों की जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो एक भी होगा, तो मैं मजाक उड़ाता कहे कि लंच यार, तुम्हारे यहाँ जो रसोईया खाना बनाता है तुम फुल टाइमर्स के लिए, उसी को तुमने ज्यादा कह दिया और ज्यादा थाली बना देगा, और एग्जैक्टली वही होता था। तो लंच के नाम पर हम लोगों पर जैसे जो 20, 25, 30, 40 उनके रोज के खाने वाले होते थे, हम 15-20 हो गए, वह हम लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा बना दिया और लंच हो जाता था। आज वो ये बात नहीं करते हैं। आज जो उनके सारे कार्यकर्ता हैं सब वेल टू डू, उनके आप कपड़े देखे, उनके चेहरे की रौनक देखिए, आपको क्या लगता है कि आरएसएस जिसको ये सींच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, पूरा सोच समझ के सींच रहे हैं, आरएसएस का हम चरित्र बिल्कुल बदल देंगे। वो सोचेगा जो मोदी जी सोचेंगे, और मोदी जी जो सोचेंगे वही कारपोरेट हाउस सोचेगा। तो इसलिए 24 में कोई, हाँ ये बने रहेंगे ये कि ठीक है तुम भी एक पोस्टर बॉय हो, तुम्हारा भी उपयोग हो जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात पर निश्चिंत हूँ कि नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं रही। बात 75 साल की, अरे इस देश के संविधान में जब सैकड़ों संशोधन हो गए तो पार्टी का संविधान क्या होता है, जितने चाहे उतने संशोधन कर देंगे। यही पार्टी वाले कहें कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश को कोई कुछ नहीं चला सकता। काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में आज कॉमन सिविल कोड की बात हो गई। उत्तराखंड में कितने मुसलमान, जो आज सब बताएंगे, मैं नहीं मालूम कितने हैं, मैं कहा बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। वहां से उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया कि अब इसका देखते हैं क्या इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त होती, और वो अपने एजेंडे पर चल दिए। आप देखिएगा इस 2 साल में बहुत और तेजी से और जो काम करना चाहते करेंगे। और वो जो अभी बहुत चर्चा होती है कानून व्यवस्था की बात की, स्थिति की बहुत सुधर गई, वो दैट कानून व्यवस्था इज मिक्स्ड विद हिंदुत्व। वो जो हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है वो कानून व्यवस्था किस बात से समझते हैं कि भाई अगर ये मुसलमान हमको मार नहीं रहा, हमारा हिंदू आज चल रहा, तो ये कानून व्यवस्था अच्छी है। वरना अभी जो एमएलसी चुनाव में कानून व्यवस्था हो रही है कि सरेआम पीट करके पर्चा फाड़ दिया जा रहा, और उसके वीडियो वायरल भी, कोई पुराना जमाना तो है नहीं कि छिप के कोई काम हो रहा है, जिससे बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और ये और भी है, देखिए जिनको हम जानते हैं, अगर आप इंटेलिजेंस की जो को रिपोर्ट जाती है उसकी कापी आप देखेंगे तो तमाम आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी। मुझे कभी कदा तो रिपोर्ट्स को देखने का मौका मिल जाता है। अखबारों में छपती नहीं, क्योंकि अखबारों में क्या छपना है, 20 हो जाती तो 2 बड़े मुश्किल से तो ठीक है। तो वो, और उनको इसकी चिंता भी नहीं है। उनको ये चिंता कि अभी ये हमारा हिंदुत्व की जो बात है और कितने डीप जा सकती, तो उस दिशा में कॉमन सिविल कोड का एक स्टेप बहुत तेजी से आरएसएस ने आज मूव कर दिया, जिसकी हमेशा चर्चा होती रही देश के साथ कि साहब कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए, ये मुसलमान के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। तो हम ये मानते कि जो विभाजनकारी एजेंडा है वो और नीचे तक पहुंच गया है, उसकी शुरुआत हो गई, इस उठाएंगे। बाकी क्या करना है साहब, गेहूं, चावल, तेल, घी देना है ना, और 10-5 करोड़ को दे देंगे। अब विपक्ष के लिए चुनाव सरवाइव करना, कोई चुनौती दे देना 2024 में और कठिन होगा। उत्तर प्रदेश में तो किसी से हो गया, आप देखेंगे देश भर में क्या स्थिति होगी। इतने आसानी से आप बीजेपी को नष्ट कर पाएंगे, नहीं करनी चाहिए। बातें बहुत हो रही हैं और उसमें भी चर्चा के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय हैं
जिस पर चर्चा हो, और जब राजनीति और देश के भविष्य की बात, किस दिशा में देश जाएगा आने वाले समय में, इसकी बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं। चर्चा के दौरान ही हम लोगों ने देखा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर के उत्तराखंड जो कैबिनेट है उसमें मुहर लग गई है और यहां से शुरुआत हो गई है देश में, और इसी की चर्चा अभी सुरेंद्र दुबे जी कर भी रहे थे। लेकिन उससे इतर हम बात ये कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कल 25 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेने वाले हैं शपथ मुख्यमंत्री पद की, दूसरी बार लेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इतना बड़ा राज्य, वो आगे किस दिशा में जाएगा? क्या बुलडोजर के सहारे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश? ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ और बहुत सारे सवाल जिस पर आने वाले समय में बीच बीच में हम चर्चा करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में खड़े किए जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ एक सवाल और भी है कि योगी कोटेड कह रहा हूं, वो आदित्यनाथ हो कि कोई और भी हो, योगी कहने से ही एक सॉफ्ट, एक सद्भाव, एक प्रेम, वो जो दिखता है, क्या वो बुलडोजर से दिखेगा? ये बहुत सारे सवाल, इन सवालों पे चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज इस चर्चा को समाप्त करने का समय हो गया है, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जयशंकर जी को, दिनेश गोयल जी को, जेपी सिंह साहब को, अमलेंदु उपाध्याय जी को और सुरेंद्र दुबे जी को, जिनकी आवाज बीच में कट रही थी, और लेकिन फिर भी आवाज हमने कोशिश की कि उनकी बात भी आप लोगों तक पहुंचे। आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों बाद दिनेश गोयल जी जुड़े हमारे साथ। दिनेश जी, आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, और बीच बीच में ऐसे ही जुड़ते रहिए। एक लंबा अंतराल, काफी आपने छुट्टी मना ली है अब इसके बाद लगे सब हम और चर्चा परिचर्चा में हमारे तमाम साथी जुड़े रहे, अपनी अपनी बातें रखते रहे। वॉइस की बात भी कर रहे हैं कि वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, जावेद इकबाल कह रहे हैं, बनवारी मीना कह रहे हैं आवाज गूंज रही है। तो ऐसे ही मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज था और रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अफरोज आलम कह रहे हैं कि यूपी की जनता ने योगी के बुलडोजर को माइंडेड दिया है और यूपी की जनता पर ही चलेगा और मैंडेट दिया है। बिल्कुल, बुलडोजर के नाम पे उत्तर प्रदेश, कुल मिलाकर ये लिख रहे हैं कि बुलडोजर के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार जीत करके तो आई है, जनता ने दिया है, लेकिन क्या ये बुलडोजर अगर उसी जनता के ऊपर चले, जैसा कि जो वीडियोज अभी चल रहे हैं, कुछ दो एक वीडियो, उससे तो यही प्रतीत होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, आने वाला भविष्य क्या होगा उत्तर प्रदेश का, यही हम यहां रख रहे हैं, यही बात अफरोज आलम कह रहे हैं। और ऐसे ही हैं मोहम्मद शरीफ भी हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग। तन का चोला बदलने से, मोहम्मद शरीफ लिख रहे हैं, तन का चोला बदलने से मन का मैल साफ नहीं होता, जब जहर भरा हो दिल तब शहद भी काम नहीं करता। बहुत खूब लिखा है आपने मोहम्मद शरीफ ने। तो ऐसे बहुत सारे साथी अपनी बातें यहां रखते रहे। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और कल शाम फिर 6:30 बजे मुलाकात होगी, कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषकों के साथ, और साथ में आप तमाम साथी जो जुड़ते हैं आप लोगों के साथ कल शाम 6:30 बजे इंतजार करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे और भी कई कार्यक्रम हैं, उसको देखिए जरूर और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सबको नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।